Good morning, dear students. How are you? Dear students, today we are going to start with a very important chapter, that is India's struggle for independence. In this chapter, we are going to see how our ancestors fought for our independence, how we attained our independence after many years of struggle. Dear students, in this chapter, we are going to learn about the establishment of the British rule in India. We are going to learn about the causes and effects of the revolt of 1857. We are going to learn about the formation of Indian National Congress, and we are even going to discuss the features of different national movements such as Swadeshi movement, Khilafat movement, and the non-cooperation movement. You know, our freedom today is not a result of a single day. It is the result of efforts of our ancestors. बच्चे ये एक रिजल्ट है जो कि हमारे को मिला है ड्यू टू द कंटिन्यूस एफर्ट्स फॉर ईयर्स फॉर सेंचुरीज बाय आवर एंसेस्टर्स. आपको पता है वास्को डी गामा, he was a Portuguese explorer. He was the first to discover a new sea route to India in 1498. सो बच्चे, जब वास्को डी गामा जो एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था, उसने जब एक सी रूट ढूंढा इंडिया को, तो इंडिया बिकेम अ वेरी लुक्रेटिव प्लेस, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे हर कोई आना चाहता था, क्योंकि उस समय इंडिया को एक सोने की चिड़िया बोला जाता था. इंडिया वॉज वेरी प्रॉस्परस कंट्री. सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कि यहाँ पे सोने की चिड़ियाज मिलती थी, नो. सोने की चिड़िया इसलिए बिकॉज इंडिया वॉज रिच इन एवरीथिंग, इन रिसोर्सेज, इन रॉ मटीरियल्स, इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. इंडिया वॉज क्वाइट रिच. सो डियर स्टूडेंट्स, अमंग देम द पोर्टुगीज, the Dutch, the French and the British played the significant roles. So धीरे धीरे कर जब ये एक सी रूट डेवलप हुआ इंडिया के लिए, तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हमारी कंट्री के अंदर आना शुरू हो गई. So they included the Portuguese, the Dutch, the French people and even the Britishers in our country. Now dear students, we are going to see how was the British rule established. आप लोगों को पता है जो ब्रिटिशर्स थे हमारी कंट्री में, वो सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे. In 1600 AD, they came to our country in the form of East India Company, and इनका जो intention था वो सिर्फ trading का था. They wanted to trade in the terms of spices, they wanted to trade in the terms of cotton, silk, in cloth, in medicines, in perfume, precious stones and metals. बच्चे, due to this reason only we used to call India सोने की चिड़िया, because everything was available in India in ample amount. बच्चे, लेकिन eventually जैसे Britishers gained a strong foothold by defeating the Portuguese, Britishers बहुत strong थे बच्चे, और Portugal, ये Dutch and ये French, like France वगैरह, these countries, Denmark basically, these countries were very small countries. तो यहाँ पर इंग्लैंड के सामने तो ये टिक ही नहीं सकते थे. इज दैट क्लियर? सो इन्होंने इन सारी ट्रेडिंग कंपनीज का रोल धीरे धीरे इंडिया में कम कर दिया, आना कम कर दिया, एंड धीरे धीरे दे स्टार्टेड टेकिंग अपर होल्ड इन द ट्रेड इन इंडिया. दे सेट अप अ बिग ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा एंड टर्न देम इनटू द फोर्ट्स. धीरे धीरे द ब्रिटिशर्स गेन कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ बंगाल. बच्चे, जो बंगाल था ना, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविंस माना जाता था, तो ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे पूरा गेन किया, कंट्रोल किया इवन द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ बंगाल. रेवेन्यू मीन्स जहाँ पर पैसा जनरेट होता था. एंड स्लोली बच्चे, बिकॉज ब्रिटिशर्स वर नोन फॉर देयर पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, इन्होंने डिसीट मतलब धोखाधड़ी के साथ, एंड ड्यू टू द डिप्लोमैटिक माइंड्स, इन्होंने धीरे धीरे पूरा कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का अपने हैंड्स में लेना शुरू कर दिया. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी हाउ डिड द ब्रिटिशर्स गेन कंट्रोल ओवर बंगाल. आप सबको पता है कि बंगाल को टेक ओवर करना एक बहुत ही डिप्लोमेसी का स्टेप था. ब्रिटिशर्स ऑलवेज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और उन्होंने धीरे धीरे पहले रेवेन्यू कलेक्शन किया और फिर इसके बाद इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर ले लिया.
You know, the British gained great profits and were greedy for more. जो ब्रिटिशर्स थे इनको बेसिकली यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने हमारे पूरी रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया. दे ब्रोक the rules and even misused the facilities that granted to them by the Mughal rulers. जितने भी मुगल रूलर्स थे जो इन्होंने फैसिलिटीज़ ब्रिटिशर्स को तब दी थी, इन्होंने उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इन्होंने उन मुगल एम्परर्स को ही क्रॉस करना शुरू कर दिया, उनके अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया, बिकॉज द पॉलिसी वॉज डिवाइड एंड रूल. सो बच्चे, जो भी इन मुग़ल एम्परर्स के अंडर जो लोग थे, इन्होंने उनको ब्राइब करना शुरू किया और उनको अपनी तरफ मिलाना शुरू किया और उनसे इन रूलर्स के लूप होल्स को पता करना शुरू किया. एंड धीरे धीरे व्हाट हैपेंड, द फुल कंट्रोल ऑफ इंडिया वेंट इनटू देयर हैंड्स. पहले बंगाल का कंट्रोल गया एंड धीरे धीरे द होल इंडिया वेंट इनटू देयर हैंड्स. यू नो, लाइक when Sirajuddaulah, the Nawab of Bengal, protested against the British ways of trading, they waged a war against him in 1757. बच्चे, जो बंगाल प्रोविंस के नवाब थे सिराजुद्दौला, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जो ब्रिटिशर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेड की वो गलत है, तब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने वॉर रेज कर दिया अगेंस्ट हिम, राइट. एंड दिस वॉर इज नोन एज अ बैटल ऑफ पेलेसी, और इस वॉर को हम लोग एक बैटल ऑफ पेलेसी बोलते हैं. The Nawab of Bengal was defeated in the battle because you know it very well, the Britishers were quite strong. So in 1764, the East India Company started another war against the combined armies of the Nawabs of Bengal and Awadh. And this is called as Battle of Buxar. So बच्चे, the Britishers won this battle also, and धीरे धीरे the whole right to collect the revenue of Bengal went into the hands of the Britishers. So बच्चे, जब भी इन नवाब्स ने अगेंस्ट जाना चाहा ब्रिटिशर्स के, they were totally like suppressed by the Britishers. ब्रिटिशर्स ने इनको बिल्कुल डिफीट कर दिया. तो इस तरीके से रूल करते करते like they got the complete control of Bengal in their hands. Now, बच्चे, the Britishers even realized that there were many big and small kingdoms in the country. और ये सारी बिग एंड स्मॉल किंगडम्स कई तो ब्रिटिशर्स के साथ थी, लेकिन ये सारी बिग एंड स्मॉल किंगडम्स दे वर नॉट इन यूनिटी विद ईच अदर. ये आपस में लड़ते रहते थे. सो बच्चे, इस चीज़ का एडवांटेज ब्रिटिशर्स ने उठाया बिकॉज दे वर क्वाइट डिप्लोमेटिक. तो इन्होंने दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. जो अगर एक किंगडम दूसरे किंगडम से लड़ता था तो इन्होंने दोनों किंगडम्स को आपस में लड़ाने की कोशिश की, आपस में फाइट की, ना किसी लूप होल्स के बेसिस पे आपस में इनको फाइट करा देते थे. इज दैट क्लियर? And the use of this policy helped them to capture a number of kingdoms. Due to this policy of divide and rule, dear students, they captured mainly maximum kingdoms in the country. They gradually expanded their power to other parts of India also. लेकिन बच्चे, you should be remembering, in our country there were the few kingdoms जो बहुत strong थे. They never wanted to give their supremacy to the Britishers. They never wanted to give the freedom to the Britishers. So बच्चे, they were the Marathas, the Punjabs and the Mysore. Marathas में you might have heard the name Chhatrapati Shivaji. He fought. In Mysore, you might have heard about Tipu Sultan, and in Punjab you might have heard about Raja Ranjit Singh. So बच्चे, ये बहुत ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ के एंड तक फाइट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. They never wanted their kingdom, they never wanted to lose their kingdom to the Britishers. So बच्चे, you should be remembering this thing. But like जितने भी ये किंगडम्स थे, आफ्टर ऑल ब्रिटिशर्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड. तो ये किंगडम्स भी धीरे धीरे दे स्टार्टेड लूजिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने यहाँ इन किंगडम्स में भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करना शुरू. तो बच्चे, धीरे धीरे these Marathas, Punjabs and Mysores, though they fought many wars against the Britishers, but they could not confront the foreign adversary, that is the Britishers, and even some other like foreign adversaries if they had come over. And in this way, bache, the Britishers gained control over India. So by 1850,
the British East India Company established the rule in many parts of India. Now, bache, let's see the revolt of 1857. You know, it is known as the First War of Independence. It is a great turning history in the independence of India. इसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं बिकॉज इट शो द यूनिटी ऑफ द पीपल एंड इसी के बाद एक स्पर्ट राइज हुआ कि नाउ इंडिया वांट टू गेट फ्रीडम. So dear students, by 1857 you know that the Britishers established their power in the political as well as economic and social fields. मतलब इन्होंने पॉलिटिकल एरिया में भी पॉलिटिकली हमारी कंट्री को पूरा अपने हैंड्स में ले लिया, इकोनॉमिकली ऑल्सो एज वेल एज इन सोसाइटीज़ ऑल्सो. इन्होंने हमारी कंट्री को टोटल अपने क्लचर्स के अंदर ग्रैब कर लिया था. अब इंडिया वॉज नो मोर अ फ्री कंट्री. अब इंडिया किसके अंडर आ गया था? ब्रिटिश रूल के अंडर आ गया था. So बच्चे, द ब्रिटिश रूल अफेक्टेड इंडियंस इन मैनी वेज. ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के ऊपर बहुत एट्रोसिटीज़ करना शुरू किया, कंट्रोल दिखाना शुरू किया. अब क्योंकि अब ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया को कंट्रोल करना चाहते थे, इंडिया के लोगों को कंट्रोल करना चाहते थे. सो दिस पेव्ड द वे फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857. नाउ बच्चे, लेट्स सी ये जो रिवोल्ट था 1857 का, ये एकदम क्यों स्प्रेड आउट हुआ. यू नो, डिसकंटेंटमेंट अमंग द इंडियंस. डिसकंटेंट का क्या मतलब होता है कि इंडियंस में क्यों रोष आया, क्यों दे वांटेड टू बी टुगेदर, why they were not satisfied with the British rule and why they wanted to throw the Britishers away and why they waged the war against the Britishers. Let's see to it. सबसे पहले तो the unjust laws and policies of the Britishers led to the discontentment among the Indians. बच्चे, जो अनजस्ट लॉज थे, जो पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, बच्चे आपको पता है धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ब्रिटिशर्स ने हमारे को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना शुरू किया. पहले तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी, हमारे हैंडलूम्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था. और फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इंडियंस को बहुत ज़्यादा मतलब ये कहने लगे कि आप लोग सिर्फ कैश क्रॉप्स को ग्रो करो, जैसे कि इंडिगो को ग्रो करो, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के अंदर, बिकॉज at that time in Britain the industrialization was taking place. बच्चे, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब जब इन्होंने इंडस्ट्रीज़ का यूज़ करना शुरू किया और प्रोडक्शन का यूज़ करना शुरू हुआ. बच्चे, इससे पहले सारा काम हाथ से होता था, जैसे कि इंडिया में अभी भी हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू ही वर्क होता था, मतलब हैंड के थ्रू वर्क होना, हैंडलूम्स के थ्रू वर्क होना. इज दैट क्लियर? जितना भी कपड़ा बनता था वो हैंडलूम्स के थ्रू बनता था. लेकिन जब ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो सारा काम मशीन से होना शुरू हो गया. सो उनको वहाँ पर रॉ मटेरियल्स चाहिए थे. तो रॉ मटेरियल्स भेजने के लिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ख़त्म किया सबसे पहले, क्योंकि इंडिया की जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी इट वाज रियली वेरी फेमस. इज दैट क्लियर? बहुत डिमांड थी इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स की और हैंडलूम की इन द आउटसाइड वर्ल्ड. So dear students, let's try to understand what were the reasons जिसके कारण से there was discontentment. So first reason was the Britishers forced the Indian farmers to grow the cash crops. इन्होंने क्या कहा कि आपको सिर्फ क्या ग्रो करना है, कैश क्रॉप्स ग्रो करना है, like indigo. Is that clear? क्योंकि indigo was required by them in abroad, right? ठीक है? These crops were then bought at a very low price. इंडियंस ग्रो तो करते थे लेकिन बाद में इन क्रॉप्स को अमेरिका के इंग्लैंड के अंदर बहुत ही लो रेट पे खरीदते थे. इज दैट क्लियर? राइट? एंड ये इसी चीज़ को खरीदते हमसे सस्ते रेट पे थे, लेकिन अपनी कंट्री के अंदर जाकर ब्रिटेन में ये बहुत एक्सपेंसिव रेट पे सेल करते थे और ये प्रॉफिट्स बना रहे थे. सो मेक द मैटर वर्स, द फार्मर्स हैड टू पे हेवी टैक्सेस ऑल्सो. इतना ही नहीं, पहले तो इनको इनकम भी कम हो रही थी और इनकम कम होने के साथ साथ इनको बहुत हेवी टैक्सेस भी देना पड़ रहा था. इज दैट क्लियर? एज अ रिजल्ट इंडियन फार्मर्स धीरे धीरे पुअर होते गए. बच्चे, सेकेंड रीज़न, इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री सफर्ड अंडर द ब्रिटिश रूल. मैंने आपको बताया ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल्स चाहिए थे और ये रॉ मटेरियल्स इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री में भी वही सेम यूज़ होते थे. तो ये यहाँ से हम लोगों से बड़े सस्ते रेट पे हैंडलूम के मटेरियल्स लेते थे और अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ के लिए ब्रिटेन में ये उन
रॉ मटेरियल्स को सेंड कर देते थे. सो दे सोल्ड द फिनिश्ड गुड्स इन द इंडियन मार्केट एट लो प्राइसेस with which the Indian weavers could not compete. और जो इनके रेडीमेड प्रोडक्ट्स थे वहाँ पर, वो वहाँ से इंडिया में लेकर आते थे और बड़े सस्ते दाम पे इंडिया में बेच देते थे. तो लेकिन बच्चे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जो चीज़ आप हाथ से बनाओगे वो एक्सपेंसिव तो होगी ना. तो एज अ रिजल्ट इट टर्न्ड आउट टू बी मोर एक्सपेंसिव. इंडियन प्रोडक्ट्स ज़्यादा एक्सपेंसिव थे दैन द फॉरेन प्रोडक्ट्स. धीरे धीरे लोग फिर फॉरेन प्रोडक्ट्स को परचेज करना शुरू कर गए. Next is the policy of doctrine of lapse was also against the interest of the Indian rulers. बच्चे, doctrine of lapse का मीनिंग क्या हो गया? This doctrine of lapse stated कि Indian kingdoms को ये लोग Britishers take over कर रहे थे, right? So यहाँ पर क्या था? They introduced by the British Empire to acquire the territories in India. So जितनी भी हमारी territories थी, kingdoms थी, they were being taken over by the Britishers. So बच्चे, everybody was against this practice also. और इतना ही नहीं, the British introduced many reforms and laws which were against the customs and even traditions of the Indian people about our religious beliefs. This further affected the orthodox Indians. Orthodox मतलब हमारी सोच अभी भी पुरानी सोच थी, हमारे beliefs जो थे वो अभी भी traditional beliefs थे. तो इसने हमारी traditional beliefs को बहुत ज़्यादा affect किया था. So बच्चे, these were the basic reasons जिसके कारण से discontentment हुआ. अब now बच्चे, let's see what was the immediate cause of the revolt. बच्चे, the discontentment among the Indian rulers, farmers and weavers also spread to the Indian soldiers. बच्चे, क्या था कि इन्होंने कुछ कैनन्स और कुछ गन्स का यूज़ किया था और उन गन्स के अंदर कुछ एक पिन डलता था और उस पिन को इनको अपने माउथ से निकालना पड़ता था इंडियन सोल्जर्स को. और ऐसा बिलीफ था कि उन बुलेट्स के अंदर या कैनन्स के मतलब कैनन्स में जो बॉम्ब शेल्स वगैरह होते थे उनके ऊपर पिग का मीट वॉज इन्वॉल्व. पिग ऑयल और मीट और काफ मीट वॉज इन्वॉल्व. अब ये तो हमारे रिलीजियस बिलीव्स के बिल्कुल अगेंस्ट ही था. सो बच्चे, दिस वॉज पर्टिकुलरली द इनफील्ड राइफल्स इन द आर्मी जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो उनकी जो कार्ट्रिजेस थी ना, उनके ऊपर कोटिंग थी फैट ऑफ काउ और पिग की. अब ये फैट ऑफ काउ और पिग, ये तो मांस ही हो गया. मांस मीन्स इट इज मीट. Is that clear? And you know it very well that it was against the religious beliefs of the people. Orthodox thinking, traditional thinking of the people. Not only this, bache, there was one more reason. Like these Indians who worked in the British army, British force, were not paid much. जबकि जो ब्रिटिशर्स उनसे लोअर रैंक पे थे उनको ज़्यादा सैलरीज मिलती थी. अब दीज वर द रीजंस पर्टिकुलरली. और इसी के कारण से इंडियन जितने भी हमारे यहाँ पर सोल्जर्स थे वो भी एजिटेट होना शुरू हो गए. इज दैट क्लियर? So बच्चे, you should be remember, dear students, as a result, the Indian soldiers refused to use their bullets and revolted against the British in 1857. तो ऑटोमेटिकली 1857 में इवन इंडियन सोल्जर्स भी यूनाइट हो गए और इन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. बच्चे, द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ वायलेंस टुक प्लेस इन बंगाल रेजिमेंट ओनली एट बैरकपुर. On 29th March 1857, Mangal Pandey was a soldier earlier in the Bengal regiment, but he refused to use the rifle. क्योंकि आपको पता है राइफल के ऊपर पिग और काउ का मतलब ऑयल्स थे, फैट्स यूज हो रहे थे. So this led to the beginning of a revolt. Do you remember the name? Mangal Pandey was a person जिसने सबसे पहले रिवोल्ट किया था. And as a result, this started in Meerut on 10th May 1957 and spread to the other counterparts of India, to the other parts of India. धीरे धीरे the revolt spread to Delhi, then to Kanpur, Lucknow and even to Jhansi. Now बच्चे, अब revolt unite कैसे हुआ? बच्चे, बहुत सारे लोग थे जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, बहुत सारे किंगडम्स थे जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे. So there were some leaders of the revolt. ये सारे लीडर्स इकट्ठे हुए एंड दे पर्टिकुलरली हैड बहादुर शाह जफर. इन्होंने इलेक्ट किया कि बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल एम्परर, एज अ लीडर ऑफ अ रिवोल्ट. इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि बहादुर शाह जफर वुड बी द लीडर ऑफ द रिवोल्ट. एंड सम ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स जिन्होंने रिवोल्ट को लीड किया, देवर नाना साहेब इन तांत्या टोपे, देवर इन कानपुर,
Rani Lakshmibai in Jhansi, Kanwar Singh in Bihar, and Begum Hasrat Mahal in Awadh. So these were some of the important leaders who led to the revolt.